चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दैट इज द चैप्टर नंबर 3। देखिए अब जो आपके चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, जितनी मेहनत आपने पहले 2 चैप्टर्स में करी है उतनी मिला करके आपको ये 4 में करनी है। मतलब ये चारों चैप्टर्स बहुत आसान है। जितनी मेहनत इन 2 चैप्टर्स में हुई है ना उतनी मेहनत इन 4 में मिला के होगी। और आपको बता दूं 1 to 6 मिला के कम से कम 40 नंबर के आपके सिलेबस में आएंगे। तो आप समझ लो कि आपका कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। और एक और आपको यहाँ गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर में जो आप बातें सुनेंगे ना वो बहुत हद तक बिजनेस स्टडीज से मिलती जुलती हैं। थोड़े से टर्म्स इधर उधर होंगे प्लस माइनस, लेकिन बहुत आपको रिलैक्सिंग सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब हमने सुना हुआ है और कंटेंट भी इनका बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है। तो वैसे तो आप पढ़ के आ रहे हैं थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम एंड व्हेन। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि हम आगे क्या करेंगे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये सुनो, अब 2 तरह के प्लान्स ब्रॉडली हम कहते हैं यहाँ पर, स्ट्रैटेजिक प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स। ये क्या है? ऐसे प्लान जो सीनियर मैनेजमेंट बनाती है, दैट इज टॉप लेवल डिजाइन करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान्स। और जो मिडिल या लोअर लेवल बनाती है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। जो सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाती है वो बनाती है बाय कंसीडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द लाइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जबकि मिडिल एंड लोअर लेवल जो ऑपरेशनल प्लान बनाती है वो ये इंश्योर करती है कि जो टॉप लेवल ने उनको स्ट्रैटेजिक प्लान्स दिए हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाए। जो इनके प्लान्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हाउ टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान्स। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है। ऊपर वाले की दया से हमारी R&D टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। बड़े ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक प्लान इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेसिकली आप समझिए यहाँ पर कि कहाँ से आएंगे और कौन से बिजनेस में कितने एलोकेट करने। जबकि वेयर एज ऑपरेशनल प्लान इंक्लूड हाउ टू एफिशिएंटली यूटिलाइज सच रिसोर्सेज। जबकि ऑपरेशनल प्लान जो कि मिडिल एंड लोअर लेवल बनाता है उसका मकसद होता है कि कैसे उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है। इस पे आप पे 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या केस स्टडी फॉर्म में कुछ पूछा जा सकता है। समझ में आई बात प्लानिंग। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की तो 4 चीजें उसके अंदर होती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, फिर रिसोर्सेज उसके लिए कौन से हमें चाहिए, फिर उसके लिए पॉलिसी बनाना कि वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, और उसके बाद उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है और एंड में कैसे डिस्पोज करना है। इन द सेंस सपोज आपने मशीनरी एक्वायर करी, कितनी लाइफ है, उसके बाद उसे क्या करना है, सो दैट डिस्पोजिशन पॉलिसी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। सपोज आपने ह्यूमन रिसोर्स लिया, अब ह्यूमन भी एक रिसोर्स है बिजनेस की सेंस में। तो अगर आप आज एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, कल दिन वो सही काम नहीं करता है तो किस तरीके से उसको HR पॉलिसी आपकी क्या होगी, फायरिंग पॉलिसी क्या होगी, दैट इज द डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप देखें फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्ड जो है ये ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर रिसोर्सेज कौन से चाहिए, उनको कहाँ से लाना है रिसोर्सेज को, और कैसे यूज करना है और डिस्पोज करना है। इनमें ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड है एज कम्पेयर टू प्लान, जिसके अंदर सिर्फ आप बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज मोर एक्सप्लेन्ड। समझ में आई? अब आगे बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस पे क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। While strategic planning, one of the key factor is analyzing external environment and to know about the uncertainties. भाई जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और ये देखना कि क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, एंड ग्रुपिंग देम अंडर, ये देम होगा, अंडर वेरियस कैटेगरीज लाइक अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रेफरेंस, कॉस्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स एटसेट्रा। मतलब क्या है सर? देखो जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे और जो भी अनसर्टेनिटीज है उनको फाइंड आउट करोगे। अब वो अनसर्टेनिटीज किससे रिलेटेड हो सकती है, लाइक चेंज इन ट्रेंड, मतलब कस्टमर की प्रेफरेंस, आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है।
कि हो सकता है इंडिया के अंदर लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा हो, वो जॉब करना पसंद ना कर रहे हो, बिजनेस करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो आपको उस केस में HR नहीं मिलेगा, ठीक है। या जिस प्रोडक्ट में आप डील करने जा रहे हैं उसके मार्केट में जो पर्सन जो उसकी नॉलेज रखते हैं बहुत कम है, तो आपको HR में दिक्कत आ सकती है। आप जिस प्रोडक्ट में डील करने जा रहे हैं फैशन हर महीने चेंज होता है, तो कस्टमर की प्रेफरेंस से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। सपोज आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप इंपोर्ट करते हो, और इंपोर्ट करते हो तो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से आपको बहुत अनसर्टेनिटीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे और जो भी अनसर्टेनिटीज़ है उनको फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करके उनको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइजेशन किस तरीके से हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, समझ में आई बात। उसके बाद आप प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि कौन सी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा और सबसे प्रायोरिटी पे डील करना है। देयर आफ्टर प्रायोरिटीज आर सेट टू डील विद दीज अनसर्टेनिटीज। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर कोई लो कॉस्ट फर्म है जो अपने प्रोडक्ट को बहुत सस्ता बेचती है, जैसे हम ही उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो वहां पर अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन है कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है, तो वो एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी लो प्राइस फर्म की कि भैया उस केस में कैसे उसे सब्स्टिट्यूट करें। सपोज हमारे केस में अगर सर्वर कॉस्ट बियॉन्ड द लिमिट बढ़ती है, बच्चों के जब वीडियो लेक्चर्स आप सर्वर पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो एक हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो एक हमारे लिए सबसे बड़ी वेरिएबल कॉस्ट है। समझ में, एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। समझ में आया फर्स्ट पूरा का पूरा? इसको सिंपल वे में भी मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद समटाइम्स एनालाइजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मे नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट अनसर्टेनिटीज दैट मे अराइज इन फ्यूचर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूरा एनालाइज किया लेकिन आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उस केस में आप क्या करते हैं, पॉसिबल सिनेरियोज आर क्रिएटेड एंड स्ट्रेटजीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। अब ये क्या है सर? इसको हम बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है कि आपको ये तो पता है अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसके बारे में कुछ क्लियर पिक्चर आपके पास नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे। अगर मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं, जैसे कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो ड्रोन बनाती है, तो आपको पता है हिंदुस्तान में ड्रोन का यूज़ बड़े लिमिटेड पर्पस के लिए आप कर सकते हो, फ्रीली पब्लिक यूज़ उसका अलाउड नहीं है। तो जब तक उसको पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाएगा ड्रोन यूज़ करने के लिए, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो एक ड्रास्टिक ग्रोथ नहीं देख सकती अगर रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है तो एक अनसर्टेनिटी तो है कि कब उसका फ्री यूज़ अलाउ किया जाएगा। अब इस केस के अंदर उनके पास कोई क्लियर पिक्चर भी नहीं है, क्योंकि दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो उस केस में आप क्या करते हो, डिफरेंट सिनेरियो बनाते हो कि सपोज अगले 5 साल में अलाउ हो जाता है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अगले 5 साल तक अलाउ नहीं होता है, उसके बाद होता है 10 ईयर्स में होता है, तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। इन हाउ मच टाइम पीरियड ड्रोन विल बी अलाउड टू यूज फ्रीली इन इंडिया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। In this case, firm manufacturing drones will make the strategies by considering the alternative scenarios. समझ में बेटा, इसकी बड़ी इज्जत समझना है, बड़ी मेहनत लगी है इन 3 पॉइंट्स को लिखने में। Impact of uncertainties can be measured in terms of profitability and accordingly flexible strategies can be adopted to minimize its impact. देखिए, अनसर्टेनिटीज हमेशा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अगर आपके फेवर में आती हैं तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ा देती हैं, आपके फेवर में नहीं आती तो आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस कर देती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद इस पूरे चैप्टर में हमें देखना है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के 4 पार्ट हैं: स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। स्ट्रैटेजी इंटेंट को आगे हम विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिसाइड करेंगे। ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है जो हमें पढ़ना है। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बार जो है आप यहां तक पूरा नोट करिए कि प्लानिंग क्या है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है। चलिए अब सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। देखिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द ऑल्टरनेट कोर्सेस। जो भी आपके पास, देखो सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करते हो जब प्लानिंग करते हो तो देखते हो कि कौन कौन से मेथड्स पॉसिबल है, तो उसमें से जो भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सिलेक्ट करना आउट ऑफ द ऑल्टरनेट कोर्सेज टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये डिसीजन किसी भी लेवल के हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ स्ट्रैटेजिक लेवल और ऑपरेशनल। जैसे ऑपरेशनल प्लान था और स्ट्रैटेजिक प्लान था, सेम वे ऑपरेशनल डिसीजन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ऑपरेशनल
जो कि डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, विच विल बी टेकन बाय द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है? टू डिफाइन द प्रोडक्ट, हम क्या प्रोडक्ट, देखो टॉप लेवल क्या करता है, सीनियर मैनेजमेंट का काम होता है किस बिजनेस में एंटर करना है, जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, मार्केट में ऑफर करने जा रहे हो, वो क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसका मकसद क्या है, कौन सी मार्केट आप सर्व करोगे, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, क्या फंक्शंस हम परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हमें कौन सी पॉलिसीज चाहिए, ठीक है, किस तरह की हमारी पॉलिसी होगी, लो कॉस्ट पे काम करेंगे, लो प्राइस होगी, हाई प्राइस चार्ज करेंगे, हैवी एडवर्टीजमेंट करेंगे, ये सब काम होते हैं स्ट्रैटेजिक विच इज डन बाय द टॉप लेवल, ठीक है। इसके बाद डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, तो रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल सोचती है। इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, लाइक अगर आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो फंड्स कितने चाहिए, कहाँ से आएंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर करना, क्योंकि जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से ही आपको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी क्या होगा कि अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे 6 महीने में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम टू सेटल इन द मार्केट, तो लॉन्ग टर्म में उसका कितना फर्क पड़ेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रिडिक्ट फ्यूचर एनवायरनमेंट कंडीशंस एंड हाउ टू रिस्पॉन्स चेंजेस, जो कि एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर आप और भी बिजनेस कर रहे हैं उसी, देखिए कई बार क्या होता है, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कॉमर्स इंस्टीट्यूट है और वहाँ साइंस की क्लासेस भी चलें, मैंने आज तक नहीं देखा। कॉमर्स है तो कॉमर्स स्पेसिफिक रहता है, साइंस है तो साइंस स्पेसिफिक, दो देयर मे बी अ सर्टेन एग्जांपल्स। सेम वे रिलायंस ब्रांड की आप बात करें और वो कहे कि सारे के अंदर वो टॉप पे आ जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मल्टी फंक्शनल है, मल्टी बिजनेस है, तो मेक इफेक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट डिग्री। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बिजनेस एक ही लेवल पे चलेगा। जिसमें आपकी मास्टरी है, जो इसके लिए आप मार्केट में जाने जाते हो, उसे वही लीड करेगा। आप हर बिजनेस से सेम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब टाटा मोटर्स से और जो टाटा के मसाले आते हैं, टाटा का नमक आता है, आप सेम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आएगा? तो ये था स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या होता है? तो इट आंसर द क्वेश्चंस फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर। ऑर्गेनाइजेशन आपने जो बनाई है उस किस लिए बनाई है, उसका मकसद क्या है, कहां उसको आप देखते हैं। एट गिव आइडिया अबाउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, एंड वो क्या अटेन करना चाहती है, दैट इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट, और इन अदर वर्ड्स इंटेंशन फॉर फ्रेमिंग स्ट्रैटेजी। किस इंटेंशन से आप स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहे हैं, पर्पस क्या है स्ट्रैटेजी फ्रेम करने का। समझ में आई बात? श्योर। अब कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें तो ये डिफाइन होती है थ्रू विजन एंड मिशन, कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी। और बिजनेस लेवल पे अगर आप बात करें तो ये डिफाइन होती है थ्रू बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। अब जरा समझते हैं चीज़ें होती क्या। सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्लियर होना चाहिए। इट्स बेसिकली व्हाई यू आर फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी। विजन क्या होता है? इट्स सिंपली द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। एवरी सबसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो द विजन। ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, आप अपनी कंपनी को जहां लेकर जाना चाहते हो उसका जो ब्लूप्रिंट है, जो एक उसके लिए सिंपल वर्ड्स में बोलूं आपने प्लानिंग करी हुई है, दैट इज द विजन। एंड मिशन क्या? स्टेट रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। डिफाइन प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, कस्टमर फोकस क्या है, रोल इन सोसाइटी क्या है। ये चीजें डिफाइन करती हैं ऑर्गेनाइजेशन का मिशन। जैसे मैं आपके सामने अगर ई स्कॉलर्स का मिशन रखूं, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट ऊपर वाले की दया से बना पाते हैं। एक्टिविटीज क्या है, एजुकेशन। कस्टमर फोकस क्या है, जिसको आप स्टूडेंट फोकस यहाँ कहेंगे, दैट इज द कॉमर्स स्टूडेंट्स। यस और नो? एंड रोल इन सोसाइटी क्या है, द चीप एंड बेस्ट
कॉमर्स एजुकेशन, ये हमारा मिशन है, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है। विजन, ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ब्लूप्रिंट, नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय 2025, जो हम टारगेट रखते हैं, बाकी भगवान मालिक हम उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अब उसका क्या ब्लूप्रिंट है कि सपोज हमने देखा कि 2021 तक हमें पूरा कॉमर्स कैप्चर करना है, फिर R&D हमें कवर अप करनी है 2024 तक साइंस में, एज वेल एज कुछ पार्ट ह्यूमैनिटीज का, और 2025 तक उसे फाइनल टेस्ट देना है। तो इस तरीके से हमने अपना एक विजन डिफाइन किया, दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर। चलिए, बिजनेस लेवल पे अगर आप बात करें तो सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन, एक्सप्लेन बिजनेस ऑफ द फर्म एज पर द कस्टमर नीड, टारगेट मार्केट, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। देखो, बिजनेस लेवल का मतलब है मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो कस्टमर की नीड्स को वो समझते हैं, मार्केट टारगेट करते हैं और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करते हैं ताकि वो बिजनेस सक्सेस हो सके। बिजनेस मॉडल, अ स्ट्रैटेजी फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, डिपिक्ट्स द सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से पैसा आएगा, कस्टमर बेस क्या रहेगा, फाइनेंशियल डिटेल्स। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजिक इंटेंशन होती है विजन एंड मिशन के अक्रॉस काम करना, जबकि बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई करना। बहुत ही प्रिसाइज टर्म्स में, कंसाइज टर्म्स में अगर समझना चाहें तो इंटेंशन बिहाइंड फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी इज टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ थोड़े अलग तरीके से और अच्छे तरीके से डिफाइन है। गोल्स को आपको ब्रॉड समझना है और ऑब्जेक्टिव्स को नैरो, कि छोटे छोटे हम ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं और जब वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो हम अपना बड़ा गोल अचीव कर पाते हैं। दे आर द एंड रिजल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव, END। टाइम बाउंड मेजरेबल टारगेट्स हेल्प टू गेट गोल्स। इसमें आप टाइम बाउंड होते हैं कि 6 महीने में आपको ये अचीव करना है, अगले 12 महीने में ये अचीव करना है। मतलब पहले आप अपना एक अल्टीमेट गोल सेट करते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है और उसके लिए क्या स्टेप्स हैं दैट आर डिफाइंड थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर वो स्टेप्स आपके अचीव होते जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते जा रहे हैं, तो फाइनल गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। बट डे टू डे लाइफ में हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। प्लीज़ क्लास 12 से कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे पता है वहाँ पर आप इसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, बट रियल सेंस में जो यहाँ पर है वो आपको बताया। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, मतलब जो आपने यहाँ पर ये 4 टर्म्स देखे कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल के, ठीक है, ये एक्सप्लेन करते हैं फिलॉसफी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। बट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द रिजल्ट टू बी अचीव्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस, कि हमें किस किस एरिया में क्या क्या रिजल्ट, मार्केटिंग में कहाँ, प्रोडक्शन में कहाँ खड़ा होना है, सेल्स में कहाँ खड़ा होना है, तो वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। लेकिन ओवरऑल फिलॉसफी इज डिफाइंड बाय विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट। समझ में आई बात? फटाफट जो है इसको आप एक बार सारा नोट करिए फास्ट। चलिए, अब विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक विजन। हमने देखा विजन क्या होता है। विजन इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। ब्लूप्रिंट कहो, रोड मैप कहो, बेसिकली इट स्पेसिफाइज 5 एस्पेक्ट्स। बड़े ध्यान से देखना, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, कस्टमर फोकस क्या है, मार्केट कौन सी सर्व करोगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इट विल डेवलप, एंड द टाइप ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट इट इज ट्राइंग टू क्रिएट। टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड बाय ई-स्कॉलर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, एक्सटेंट ऑफ कस्टमर फोकस 100%, स्टूडेंट प्रायोरिटी, मार्केट टू बी सर्व इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, या जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं बेसिकली, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, cheap and best, plus R&D, and type of company and management is trying to create is complete transparency। जैसे देखो, हेनरी फोर्ड का विजन था कि हर घर में, हर गैरेज में एक कार होनी चाहिए। हर घर में एक कार पहुंचाना हेनरी फोर्ड का विजन था। कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स, एडिट companies to mobilize resources and express the merits of company strategic action। और
क्या किया उसके लिए? देखो, जो इनका विजन था, अगर आप इसने दूसरे की इमेजिनेशंस को कैप्चर किया कि सोचो कितना बड़ा मार्केट होगा अगर हर घर में गाड़ी पहुंच जाए। मतलब फोर्ड कंपनी कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लोगों ने ये सोचा, इसकी वजह से उसको रिसोर्सेस मिल पाए और बेसिकली एक्सप्रेस्ड मेरिट्स ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजिक एक्शन। और यही जो विजन था, दैट अ कार इन एवरी गैरेज, यही बेसिकली जितने भी डिसीजंस होते थे उसके लिए एक रोल मॉडल का काम करता था। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हु वी आर एंड वेयर वी आर। भाई, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो उसके लिए पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि आप अभी कहाँ हैं, कौन है, आपका बिजनेस क्या है। बिफोर डिस्क्राइबिंग द विजन यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज योर मिशन, yes or no, what is the reason behind your existence. Using mission statement as long term course to choose where we are going. When you are able to decide who we are and where we are now, then you are able to decide where we are going. And communicate the strategic vision to announce organization commitment. और जो भी आपका विजन आप तैयार करते हैं वो एक आपकी कमिटमेंट स्टेटमेंट बनती है जो आप सोसाइटी को कमिट करते हैं। Then what are the essentials of strategic vision? It needs the creative thinking, like how to prepare a company for future. Intelligence is required, need logical thinking rather than guesswork, well articulated. इसका मतलब आप दूसरे सेंस में समझें तो देयर शुड बी अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज। तो ताकि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एक एंथुसियाज्म देखने को मिले। बेस्ट वर्ड, इट स्टेट्स अ डायरेक्शन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग। मतलब देखो, ये विजन और मिशन स्टेटमेंट जो बनाई जाती है हमेशा राइटिंग में होती है और इट शुड बी वेरी मच क्लियर। इट शुड नॉट बी लाइक अ पॉलिटिकल लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक आंसर जिससे कोई कंक्लूजन ना निकाला जा सके। ठीक है, इसके बाद देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ विजन। इसके लिए आप प्लीज़ आईसीआई का मॉड्यूल पूरा एक बार रेफर कर लीजिएगा, उन्होंने बता रखे हैं, उनको एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट सारा यहाँ तक नोट करिए। चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट के सेकंड कंपोनेंट की, दैट इज मिशन। देखिए, मिशन हमें बताता है, बेसिकली हमने देखा कि हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, हम किस बिजनेस में हैं, किस लिए हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट बिजनेस आर वी एंड व्हाट वी डू, यही मिशन है। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस, एक्टिविटी एंड बिजनेस मेकअप। ये जितनी प्रिसाइज होगी, क्लियर होगी, फिजिबल होगी, डिस्टिंक्टिव होगी और मोटिवेटिंग होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, मोटिवेटिंग होगी, रिसोर्सेज आप अच्छे कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, डिस्टिंक्टिव होगी, आप फोकस ले पाओगे मार्केट का। ठीक है, फिजिबल होगी तो आप प्रॉफिट एंड ग्रोथ इंश्योर कर पाओगे। क्लियर होगी तो आप बेटर पॉलिसीज बना पाओगे। ठीक है, प्रिसाइज होगी तो एवरीवन विल टेक द इंटरेस्ट। तो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिफाइनिंग मिशन ऑफ द कंपनी। जब आप कंपनी का मिशन डिसाइड कर रहे हो तो कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने? एक आइडेंटिटी दें ऑर्गेनाइजेशन को, शो व्हाट द बिजनेस एम्फेसिस। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एप्पल क्या आइडेंटिटी रखते हो उसकी? ठीक है, सबसे महंगे फ़ोन होते हैं। सेकंड, उसकी आइडेंटिटी सबसे बेस्ट R&D है उनकी। यस और नो? टॉर्च द पाथ फॉर डेवलपमेंट। मतलब आपका डेवलपमेंट पाथ क्या होगा, उस पर रोशनी डालो। क्यों आप नंबर 1 बन सकते हो किसी दिन, क्यों आप अपनी पोजीशन नंबर 1 बनने के बाद मेंटेन कर पाओगे, ये सब होना चाहिए। आंसर टू क्वेश्चंस व्हाट इन विच, मतलब व्हाट नीड्स विल बी सेटिस्फाइड बाय द कंपनी एंड विच कस्टमर ग्रुप इज टारगेटेड। कौन सा कस्टमर सेगमेंट आपका है? स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हो, यूथ टारगेट कर रहे हो, ओल्ड एज टारगेट कर रहे हो, इंडिया टारगेट कर रहे हो, इंडिया से बाहर टारगेट, कौन सा कस्टमर ग्रुप है और उनकी कौन सी ऐसी नीड है जो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगी, एंड विच टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज एंड एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म्ड। और यूनिक होनी चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट, दैट इज टेल अबाउट व्हाट इज यूनिक विद द ऑर्गेनाइजेशन। देन आप कह सकते हो कि आपने एक परफेक्ट अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाई है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट क्या है, कैसी होनी चाहिए और कौन से पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिशन जो कि आपको आईसीआई बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो इनको एक बार आप पूरा आईसीआई से पढ़ लीजिएगा कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन क्या, जस्ट रीड कर लीजिएगा अपनी रेफरेंस के लिए। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और उससे पहले गुड न्यूज़, इस वाले वीडियो की आपको मैं ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ PDF, क्योंकि ये जो टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करने हैं वीडियो में काफ़ी रिलेटेड है। मतलब वो चीज़ें आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसमें। तो देखिए, कॉर्पोरेट मिशन अगर आपसे वर्ड पूछा जाता है, मिशन ही वैसे कॉर्पोरेट मिशन होता है, लेकिन पीटर एफ ड्रकर ने थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया हुआ है, बाय एक्सप्रेसिंग द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म, कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रोथ एम्बिशन रखती है अपने अंदर। इट सेट्स द विजन एंड स्टेट्स व्हाट द फर्म वांट्स टू बी। देखो, जो ग्रोथ एम्बिशन है अल्टीमेटली वही तो आपका विजन डिसाइड कर रहा है। तो मतलब समवॉट मिशन लीड्स टू विजन। जैसा मिशन होगा वैसा विजन होगा, मिशन जैसा होगा वैसा ही तो विजन होगा। यस और नो? Working as a guiding principle, it defines meaning and direct the people associated with the firm. Representing firm purpose of existence क्यों है, and it clears firm legitimacy. Legitimacy मतलब something which makes you legal, कि हाँ आपकी existence society को acceptable है। यहाँ पे लीगल का मतलब कानूनी तौर पे, मतलब उस सेंस में मत देखना। यहाँ पे फर्म्स लेजिटिमेसी का मतलब कि सोसाइटी आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करती है। पीटर ड्रकर ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, व्हाट बिजनेस आर वी इन। इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड, एक मार्केट ओरिएंटेड। जैसे अगर आप इंडियन ऑयल के एग्जांपल लें तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर क्या होगा, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स। जबकि अगर वो मार्केट ओरिएंटेड आंसर देंगे तो वी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। अब देखो, दोनों में दे आर डिफाइनिंग देयर प्रोडक्ट, यस और नो, दैट व्हाई दे आर एग्जिस्टिंग, both are describing their mission, but in a very different manner. Here the answer is production oriented, here the answer is market oriented. Indian Railway, we run a railroad, we offer a transportation and material handling system. समझ में? Revlon, in the factory we make cosmetics, in the retail outlet we sell hope. आप समझिए, देख रहे हैं? इसके बाद मिशन वर्सेस पर्पस क्या होता है। देखिए, मिशन होता है द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्लेड इन द सोसाइटी, फुलफिल द पर्टिकुलर नीड ऑफ द सोसाइटी। लेकिन पर्पस क्या होता है, स्टेट्स एनीथिंग फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क हार्ड टू गेट समथिंग, समवॉट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द विजन। ठीक है, मिशन इज समथिंग डिफरेंट देन पर्पस। पर्पस इज डिफाइनिंग आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, द रीजन या ड्राइव टू वर्क, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था। व्हाई यू आर वर्किंग, व्हाट इज द फोर्स दैट इज मोटिवेटिंग यू टू वर्क, एक्सप्लेन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू कंप्लीट इट्स मिशन एंड फॉर द सोसाइटी। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, हमें तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं इंटरचेंजेबली यूज़ करना है, लेकिन कुछ ऑथर्स ने कोशिश करी इसको डिफाइन करने की। लेकिन आपको अपने जब लिखोगे तो आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, आपके मटेरियल में लिख देंगे। जो विजन एंड मिशन होते हैं ना, दे आर अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स आर ओपन एंडेड इन नेचर एज स्टेट्स आउटकम और फ्यूचर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की आप आज से एक वक्त के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं। एंड इट इज ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, विदाउट एनी लिमिट। लिख दें, विदाउट एनी लिमिट। आप कुछ अचीव करेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या, देखो आपने गोल सेट किया, सपोज आफ्टर 5 years आप टॉप 3 फर्म बनोगे, टॉप 3 में आ जाओगे अपनी इंडस्ट्री में, ये गोल है। नाउ यू विल सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट, कि फर्स्ट ईयर तक क्या हो जाना चाहिए, उसके लिए सेकंड ईयर तक क्या हो जाना चाहिए, थर्ड ईयर तक क्या हो जाना चाहिए, फोर्थ ईयर तक क्या हो जाना चाहिए, फिफ्थ ईयर तक क्या हो जाना चाहिए। सो क्लोज एंडेड मतलब देयर इज अ लिमिट इन नेचर एज आर प्रिसाइज एंड मोर स्पेसिफिक। ट्रांसलेट गोल्स इनटू शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में जैसे 1 साल 2 साल में कितना होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में मतलब 3 4 5 ईयर में आप कहाँ होंगे। वर्क एज परफॉर्मेंस टारगेट टू ट्रैक फॉर्म परफॉर्मेंस। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, जस्ट एक बार आप इसे रीड करिए। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाता है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी इन क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हिरार्कियल, सारे याद करने हैं सर।
4-5 याद कर लेना। देखो रीड करने इसलिए जरूरी है, 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है, इसीलिए ये बुक दी है इसकी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव आ जाए, लेकिन हाँ यू कैन नॉट इग्नोर बिकॉज देयर मे बी अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, और किस टर्म्स में होते हैं। ऑब्जेक्टिव आप कैसे सेट करोगे, इतनी सेल्स बढ़ जाए, इतना प्रॉफिट बढ़ जाए, इतना मार्केट शेयर बढ़ जाए, ईपीएस कितनी बढ़ जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा इसी सेंस में स्टेट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए बड़ा सिंपल है, इसे समझने की कोशिश करें। एनुअली, क्वार्टरली, कुछ वक्त के लिए आप बना रहे हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एक लंबे समय के लिए बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 7 एरियाज में होते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 1 मार्क के। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप कितनी अचीव करेंगे, और पीआर आपका कितना स्ट्रांग होता है। डिस्क्राइबिंग इट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट स्टेट द स्पीड टू रीच, किस स्पीड से वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी, ठीक है। क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव है, जैसे ध्यान से देखना। डिमांड्स इमीडिएट, भाई अगर आपको कोई क्वार्टर का, एनुअल का ऑब्जेक्टिव साल भर में या 3 महीने में कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना, तो इमीडिएट परफॉर्मेंस चाहिए। 3 से 5 साल का है तो आप सोचोगे क्या करना शुरू करें ताकि फ्यूचर में इंप्रूव हो जाए, यस और नो। अगर आपको सेल्स डबल करनी है तो आप क्या सोचोगे कि भैया कैसे एफर्ट्स करना शुरू करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि वो टारगेट अचीव हो जाए। देखो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में इंडिकेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इफ एट प्रेजेंट फर्म इज अचीविंग व्हाट इज टारगेटेड फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब समझे नहीं आया, बताता हूँ। आपको 5 साल में अपनी सेल्स डबल करनी है, एंड फॉर दैट यू सेट द टारगेट इन द फर्स्ट ईयर द सेल्स मस्ट इंक्रीज बाय 20%, बाय सेकेंड ईयर इट मस्ट इंक्रीज टू 40%, इन द थर्ड ईयर इट मस्ट इंक्रीज टू 75%, in the fourth year by 90%, and by the 5th year 100%. So short term and long term both are looking like same because in both you are targeting the increase in sales. Yes or no? May indicate long term objective. At present firm is achieving what is targeted for long term. When a company sets its target to 20% profit growth every year and presently it is achieving also, कि भैया हम अभी 20% प्रॉफिट ग्रोथ हर साल ले रहे हैं और हमें ये कंटिन्यू रखना है, इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बिकम सिमिलर टू लॉन्ग रेंज, क्योंकि हमें लंबे समय भी वही चीज मेंटेन करनी है जो शॉर्ट टर्म में आप अचीव कर रहे हो। समझ में आई बात? डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज स्टेप्स टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्टेप्स की तरह काम करते हैं, मतलब अगर छोटी सी बात बोली जाए तो देयर आर गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए देयर आर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड the objectives can be long term, and for achieving long term objectives we have short term objectives, ठीक है। and whatever the vision and mission the organization has that is defined in terms of goals and objectives। समझ में आई बात? Sure।